अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत। और आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरल हेयर लाइन के बारे में कि नेचुरल हेयर लाइन कैसे बनता है, हम कैसे बनाते हैं और रियल में नेचुरल हेयर लाइन कहते किसको है। तो नेचुरल हेयर लाइन हर एक वो हेयर लाइन होती है जो सर्जरी के बाद कोई बंदा आप किसी फंक्शन में जाए, किसी इवेंट में जाए, कहीं किसी से दोस्तों से मिलने जाए, कहीं रास्ते में कोई मिले, कोई आपको देख के और वो बार बार देखता ना रहे कि यार ये इसने क्या कराया है, या कोई आपसे ये ना पूछे खुद से कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करा है। तो जब ये चीज़, एक तो आपको होता है ना क्लोज फ्रेंड फैमिली के, उनको पता होता है कि हाँ इन्होंने सर्जरी कराई है। एक ये कि उन्होंने पहले आपको ना मिले हो, ना देखे हो, ना उनको ये पता था कि इनके गंजा था या नहीं था। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि यार ये सर्जरी कहाँ से कराई, ये बाल मतलब आपको देखता ही रहे, तो वो नेचुरल हेयर लाइन नहीं होता। जो भी हेयर लाइन कैचेबल होता है वो नेचुरल नहीं होता। सारे जो हेयर लाइन नेचुरल होते हैं, जिसको हम नेचुरल कहते हैं, वो अनकैचेबल होते हैं, जिसको लोग पकड़ ही ना सके। उसके साथ बैठे उठे, खाना खाए, सलाम दुआ करे, लेकिन वो ये ना उसको फील हो कि इसने कुछ कराया है। या कुछ लोग तो टिपिकली बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे विग पहना हो, तो वो नेचुरल हेयर लाइन नहीं होती। तो अब नेचुरल हेयर लाइन कैसे बनती है, इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या नहीं होता, वो मैं भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपके हेयर लाइन पे कि कहाँ प्लेस कर रहे हैं। कुछ लोग फेस को 3/3 में डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर से, कुछ 7 सेंटीमीटर पे रखते हैं, कुछ 6.5, कुछ 8। ये सब की अपनी एक एस्थेटिक सेंस है। वो तो उसकी हाइट और ये चीज़ें हो गई जो डेफिनेटली नेचुरल हेयर लाइन में काउंट होती है। फिर उसके बाद आता है कि डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन या क्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या वो एक प्लॉटिंग करता हूँ। तो उसमें वो मैं तकरीबन यूजुअली 2x2 सेंटीमीटर का एक बनाता हूँ। तो 2x2 सेंटीमीटर का जो होता है वो यूजुअली 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाता है। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बाल होने चाहिए, ये डिबेटेबल टॉपिक है। नॉर्मली तो उतने बाल होने चाहिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जितने आपके डोनर एरिया पे है। नॉर्मली डोनर एरिया में लोगों के 60 ग्राफ्ट से लेके 100 तक, 90 ग्राफ्ट तक रेंज में होती है। तो अगर किसी के 60 ग्राफ्ट है तो आइडियली होना चाहिए कि आगे उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 60 ग्राफ्ट हो। जिसके 70 है उसके 70 लगाए आप, जिसके 100 हो उसके 100 लगाए। लेकिन चूंकि फिर वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर ब्लड वस्कुलरिटी जो है, ब्लड सप्लाई है, वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो आपने उतने ग्राफ लगाने होते हैं कि जितने डेंसिटी भी उतनी इल्यूजन भी दे और स्किन भी उसमें नज़र ना आए, स्किन जो नेक्रोसिस है, कॉम्प्लिकेशन है, वो भी ना हो, और उसके रिजल्ट भी नेचुरल लगे। तो उसके लिए जो ज़्यादातर दुनिया के लेवल पे जो इंटरनेशनल सर्जन हैं वो जो रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि 25 ग्राफ्ट से लेके 40 ग्राफ्ट, 45 तक, या कुछ सर्जन होते हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो कहते हैं 50 तक आप ग्राफ्ट लगाए तो वो नेचुरल रिजल्ट आपको देगा और डेंसिटी अच्छी देगी। मैं खुद जो लगाता हूँ, मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि 35 और 40 इसके बीच में रहूँ। 30 से नीचे भी ना हूँ, 40 से ऊपर भी ना जाऊँ। तो ये मेरा एक अपना ख्याल है। तो मैं जितने 35, 40 और 32 से 40 तक इसके रेंज में मैं रहता हूँ। अब उसके लिए ये होता है कि अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 35 या 40 ग्राफ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसीलिए लोगों के लिए मुश्किल होता है कि लोग लूप्स यूज़ नहीं करते, या जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं वो यूज़ नहीं करते। कुछ लोग आपने देखे होंगे वो वीडियो स्टेटस पे लगा देते हैं। उनके वो कंफर्टेबल होते हैं उस तरह चूंकि करने में, कि मतलब हाँ उनको नज़र आता होगा, वो ऐसी बात नहीं है, उनको कंफर्टेबल है तो वो कर रहे हो, उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं माशाल्लाह। तो वो इशू नहीं है। मेरे ख्याल में जब आप अच्छे क्वालिटी या अच्छे मैग्नीफाइंग ग्लासेस या लूप्स यूज़ नहीं करते तो फिर उनके लिए वो मुश्किल होता है। अब जिस तरह ये मैंने रखे हैं, मैं खुद ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 3.5x है, इसका मतलब है 3.5x का कि मुझे वो 1 सेंटीमीटर जगह जो है, ये उस जगह से मेरे लिए 3.5 सेंटीमीटर जगह बना देती है। तो मुझे लिए उस वहाँ पे साइड बनाना विदाउट कॉम्प्लिकेशन और हेयर लाइन देना, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन या दिस वन। इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये अमेरिकन है और ये चाइनीज़ है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो उसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आता।
फिर इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क ये है कि ये 2x होता है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर बना देता है, ये 1 सेंटीमीटर को 3.5 तो 3.5 सेंटीमीटर बना देता है। मैं खुद ये यूज़ करता हूँ प्रेफरेबली, क्योंकि इसमें मुझे कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। दूसरा मैं इसमें कंफर्टेबल होता हूँ, तो सर्जन ज़्यादातर वो करते हैं जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर डिफरेंटली आपकी वही कंफर्टेबिलिटी ही आपके रिजल्ट पे इफ़ेक्ट होती है किसी ना किसी तरीके से। कोई माने ना माने ये एक अलग बात है, लेकिन उस पर इफ़ेक्ट होती है। इफ़ेक्ट ऐसी होती है कि अब मेरे लिए एक मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये 3.5 सेंटीमीटर बनाती है, तो हम ये इसके हिसाब से काउंट करेंगे। तो मेरे लिए फिर उस हिसाब से वो ब्लेड वहाँ पे साइड बनाना, क्रिएट करना, स्लिट्स बनाना 3.5 सेंटीमीटर में इजी होगा एज़ कम्पेयर टू 2 सेंटीमीटर, या इसके बगैर जो यूज़ करते लोग, जो ऐसे आंखों के साथ आपके 1 सेंटीमीटर नज़र आता है, तो इसके साथ 3.5 सेंटीमीटर होगा और इसके साथ 2 होगा। तो फिर विदाउट दिस और दिस, इस दोनों के बगैर डायरेक्ट देखना, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किस तरह उसके रिजल्ट आते होंगे। तो वो एक अलग बात है। तो फिर ये हम जब ये लगाते हैं, फिर ये तो हो गई। इसके बाद 1 सेंटीमीटर में डेंसिटी के हिसाब से कितना आने चाहिए। फिर आते हैं, मैं आपको यूजुअली स्टेटस पे लिख देता हूँ, कह देता हूँ कि मैं 0.75 FUE जब हम करते हैं, ज़्यादातर लोग आजकल FUE प्रमोट भी कर भी रहे हैं, उनकी तारीफ़ें भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो FUE पे जो फिर आप करना ही FUE है, तो मैं 0.75 mm पंच यूज़ करता हूँ, या मैक्सिमम 0.8 mm। ठीक है, इससे ज़्यादा पंच में यूज़ नहीं करता। ज़्यादातर जगहों पे लोग 1 mm पंच यूज़ करते हैं। तो फिर जब 1 mm पंच आप यूज़ करते हो, तो डिफरेंटली 1 mm का ग्राफ्ट मोटा होता है, 0.75 या 0.8 mm का ग्राफ्ट छोटा होता है, पतला होता है। तो जब पतला और वो मोटे ग्राफ्ट में ये फ़र्क होता है कि जब आप किसी को देखते हो तो उनकी डेंसिटी तो सामने से अच्छी नज़र आती है, एक बिल्कुल स्किन भी नज़र नहीं आती, लेकिन वो नेचुरल नहीं नज़र आते। उसमें मसला यही होता है कि वो बड़ा MM पंच यूज़ करते हैं। स्मॉल MM पंच में ये होता है कि बाल पतले होते हैं, लेकिन वो नेचुरल लगते हैं, अच्छे दिखते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंटली आपकी जो हेयर लाइन डिज़ाइन करना है, उसमें कुछ सिंगल ग्राफ्ट आगे लगाने होते हैं, डबल पीछे, ट्रिपल इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग वो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि ज़्यादातर लोगों के पास अच्छी टीमें नहीं होती। अब ये एक सिर्फ सर्जन का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है ट्रांसप्लांट। इसमें 50% रोल सर्जन का होता है, तो 50% इसी तरह आपके स्टाफ का होता है कि वो कौन सा बाल कहाँ लगाते हैं, और आप वो ग्राफ्ट प्रिपेयर करना भी उनका काम है। सर्जन का काम इसमें होता है डिफरेंटली असेसमेंट कंसल्टेशन के दौरान, फिर उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन करना, फिर उसके बाद ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना, सारे पंचिंग करना, FUE के यहाँ से या स्ट्रिप हो, तो ये सारे सर्जन के काम है। उसके बाद साइड्स बनाना, तो ये 3-4 काम सर्जन के हैं। फिर ग्राफ्ट को अलग अलग रखना कि ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, और फिर उसको प्लेस करना, ये स्टाफ का काम है। मेरे क्लिनिक में ये रूल फॉलो होता है। मैं कंसल्टेशन करता हूँ, असेसमेंट करता हूँ, फिर सर्जरी के दिन हेयर लाइन खुद ड्रा करता हूँ, फिर सारे जितने ग्राफ्ट उनसे डिसाइड होते हैं 2000, 3, 4000 जितने भी डिसाइड होते हैं, वो सारे के सारे मैं खुद हार्वेस्ट करता हूँ। फिर उसके लिए है साइड्स जो है, स्लिट्स जो है, क्रिएशन है जिसमें एंगल डायरेक्शन ज़रूरी होती है, वो खुद करता हूँ। प्लेसिंग के लिए सिर्फ फिर स्टाफ आगे आता है और वो स्टाफ करता है, फिर उसमें वो आपके हेल्प करते हैं कि हेयर लाइन नेचुरल आगे कौन सा बाल हम लगाए, पीछे, क्योंकि सब एक टीम वर्क में शामिल होता है। तो मैं जिस तरह अभी एक ये वीडियो में अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। इसके मैंने लगाए थे कोई 1500-1600 ग्राफ्ट 2 साल पहले तकरीबन, जब मैं पुराने पहले क्लिनिक में काम करता था। तो ये सर्जरी मैंने वहाँ परफॉर्म की थी, तो यहाँ पे। तो अब अगर इसमें आप देखें, तो इसमें अगर आप ये बैठे नॉर्मली, तो आपको बिल्कुल भी ये कहीं भी बैठे, ये खुद भी कहते हैं कि इनको किसी ने आज तक नहीं कहा कि इसका हुआ है। इनका मैंने सिर्फ हेयर लाइन बनाया था, क्योंकि इसका एक टाइप 3 पैटर्न बाल्डनेस था, जो सिर्फ एक M बना होता है। तो ये बिल्कुल डिटेक्टेबल नहीं होता। ये हमारे पास आया, ये आप देख रहे हैं कि ये एक एक बाल जिस तरह आपको खुद डिसाइड करते हैं कि ये कितना नेचुरल लग रहा है। फिर कुछ ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास फॉलोअप के लिए नहीं आते, नहीं आ सकते, दूर रहते हैं, या अगर किसी के अपने मसाइल होते हैं तो हम किसी को मजबूर भी नहीं कर सकते। तो फिर वो अपनी तस्वीरें भेजते हैं, जिस तरह भी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने घर से भेजी है, जो हमारे एंगल, हमें इस एंगल से भी खुश नहीं होते, क्योंकि हम एक अपने एंगल से तस्वीर लेते हैं। फिर एक बैकग्राउंड भी हम अपना, जो हमारे ब्लू स्टैंडर्ड बैकग्राउंड है, हम वो रखते हैं, वो भी इसमें नहीं होता।
लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कितने नेचुरल है। अब एक ये दोस्त है हमारे डॉक्टर साहब, इसके हमने लगाए हैं, इसके बाल बहुत कम है, थिन है, लेकिन ये बहुत नेचुरल लग रहे हैं। बाल कम है लेकिन नेचुरल लग रहे हैं। तो ये होता है। इसको आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है या आप क्या है, बस इतना लोगों को लग रहा है कि इसके बाल थोड़े से थिन हुए, कम हुए, क्योंकि जिस तरह आपका डोनर होता है उसी तरह आपका रिजल्ट आएगा। तो ये एक नेचुरल हेयर लाइन और इस चीज़ों पे ये सारी चीज़ें जो मुझे पता थी और मैंने जो बयान की है। फिर इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसमें चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, समझ आए लोगों को। अगर इसके बावजूद भी क्योंकि इंसान से गलती होती, कोई चीज़ मैंने मिस की हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं ताकि उस चीज़ को मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। शुक्रिया, थैंक यू।